जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जो तैयारी है वो रशिया जाने की है और रशिया यूक्रेन के बीच में कूदने की तैयारी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अभी पीछे ही जो लोन लेने की जो क्रम था, जो लोन लेने की जो सिचुएशन थी वो चाइना के साथ थी और चाइना ने जब से मना किया तब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रशिया के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन की बढ़ाई पे बढ़ाई और बातें करनी शुरू कर दी है। क्योंकि अभी हाल ही में यूक्रेन रशिया के बीच में जो मध्य में जो तनातनी और जो खींचातान चल रही है उसका फायदा उठाने के लिए आज इमरान खान ने बड़ी ही भयंकर तरीके से एक सिचुएशन बना दी है और वहां जाके लोन मांगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अब अमेरिका और रशिया आमने सामने आ चुके हैं और इन्हीं आमने सामने की लड़ाई के बीच में ये अपना फायदा उठाने के चक्कर में और रशिया जाने के चक्कर में है। तो दोस्तों देखिए कैसे इस डिबेट में भी भारत के S-400 लेने के पे डिस्कशन की गई और साथ में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों को रशिया के दौरे पर जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर का 23 साल के बाद रशिया का पहला दौरा होगा। इस दौरे को दोनों ममालिक में एक अहम संग मील माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार रहे हैं। रशिया के इस दौरे में नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे समेत कई अहम जो मुआहदे हैं ये भी मतवक़े हैं। नाजरीन, ये जो रशिया का दौरा है एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूस के ऊपर और यूक्रेन के साथ जंग के बादल मंडला रहे हैं और दुनिया की सुपर पावर्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए हैं। तीसरी आलमी जंग का सबब बनने वाले यूक्रेन और रूस माजी में एक दूसरे का हिस्सा रहे हैं। अगर हम तारीख के औराक को पलटें तो यूक्रेन 9वीं सदी ईस्वी से रशिया का हिस्सा रहा है, जबकि शहनशाह रूस ने एक मुआहदे के तहत यूक्रेन की उस वक्त की बड़ी रियासत कैफ को अपनी बादशाहत में जम कर दिया था। तमाम अफगान वॉर के बाद 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो दर्जन भर से जायद जिन रियासतों ने रशिया से अलहदगी इख्तियार की थी उनमें यूक्रेन भी शामिल था। यूक्रेन के अवाम ने रशिया के खिलाफ कदम जमाते हुए अपनी हुकूमत तो कायम कर ली थी, मगर रशिया ने आज तक इसे कबूल नहीं किया और ये है बुनियादी तनाज़ा जो दुनिया में तीसरी आलमी जंग की वजह बनने जा रहा है। अब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया यूक्रेन पर जल्द हमला करेगा और इस हमले में कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर रशिया ने ऐसा किया तो ये यूरोप में 1945 के बाद सबसे बड़ी जंग हो सकती है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया क़सूरी साहब आपका। क़सूरी साहब, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती जा रही है, अमरीका भी इस खदशे का इजहार कर रहा है कि रशिया की जानिब से चंद ही दिनों में यूक्रेन पर हमला हो सकता है। क्या हालात तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं क़सूरी साहब? देखिए, इसके लिए जाना पड़ेगा। मैं उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी आज से 15 साल पहले, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी में। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है हर साल। जर्मनी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है हर साल और वहाँ प्रेसिडेंट पुतिन ने तकरीर की थी और इसके डांडे उससे मिल रहे हैं। उसमें उन्होंने ये कहा था, लग रहा था कि रूस जो उसने लूज किया था सोवियत यूनियन के इन्हिदाम के बारे में, उसके बाद वो अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर रहा है और उसको एहसास हो रहा है कि वो उस मामले को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उन्होंने जो तकरीर की थी उसके जो चीदा पॉइंट थे वो ये था कि जी वो ज़माना चला गया जब एक पावर की यानी यूनिपोलर वर्ल्ड है। और उन्होंने कहा यह था कि यूनाइटेड नेशंस का, अगर हम वेस्ट बात करता है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो, तो हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक जो हो वो काम होना चाहिए। उसका पस मंज़र ये था कि उससे कुछ देर कबल जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान में नुमाइंदगी कर रहा था पाकिस्तान की और दीगर जो ममालिक थे, हमने मुखालफत की थी अमेरिका की यूनाइटेड इसमें इराक पे हमले की।
लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस की कोई खास परवाह नहीं की और अमेरिका ने हमला किया इराक पे और एक नई चीज बनाई, कोलिशन ऑफ द विलिंग, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की मर्जी के बगैर हमला कर दिया। उस पस मंजर गैर में मुल्की फौज की अगर वहां पर मौजूदगी बढ़ती है बॉर्डर पर, तो क्या ये तनाज़ा बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं कर जाएगा? क्योंकि यूक्रेनी सदर भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि बॉर्डर पर गैर मुल्की अफवाज की वजह से तनाज़ा जो है ना वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मुझे समझ आ रही है, लेकिन इसके बगैर समझे जो मैंने पस मंजर बताया समझ आ ही नहीं सकती। अमेरिका ये कह रहा है कि वो तैयार बैठा है हमला करने के लिए। अब अगर हमला वो करता है तो इसका ये मतलब हुआ कि मगरिब ने शायद उनके सिग्नल्स रीड करने में गलती की या देर की। मगरिब का ये ख्याल था कि रूस की मईशत इतनी कमज़ोर हो गई है वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन रूस ने अपनी ताकत को बढ़ाया और फिर ऑयल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ी, उनकी इकोनॉमी बहुत हद तक रिहेबिलिटेट हो गई। और उसके अलावा जो चीज़ हुई है, चीन की और अमेरिका की जो आपस में जब कलिश नहीं उससे बहुत आगे चला गया है, तो उनमें बल्कि मैं तो कहूँगा एक किस्म के एंटेगनिज्म हो गया है। उसके बाद आपने देखा कि ओलंपिक्स में, बीजिंग ओलंपिक्स में, विंटर ओलंपिक्स में भी प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट जी का जॉइंट स्टेटमेंट आया है उन्हीं लाइंस पे जो कि मैं जिस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था म्यूनिक में, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए और अमेरिका अपनी मर्जी ना करे। तो उसके ऊपर यही अभी रिसेंट स्टेटमेंट आया। लगता है रूस और चीन दोनों इस पे मुकम्मल उनमें हमंगी है कि जो भी अब होना है वो किसी जंग की एक तरफ ना बढ़े, नॉर्मल रहे। बीच का कोई रास्ता हो सकता है? कैसे हालात नॉर्मल हो सकते हैं? देखिए, बीच का हल की बात ये नहीं है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, एक आसान काम नहीं है। रूस ने चैलेंज किया, जब अमेरिका ने इग्नोर किया, जो पुतिन ने एक वार्निंग दी थी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, फिर उन्होंने जॉर्जिया पे उन्होंने हमला किया, जॉर्जिया के उन हिस्सों पे जो आबादी रशियन स्पीकिंग थी उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो इसका हिस्सा था यूक्रेन का, उन्होंने वो जो एक और उनकी पेनिनसुला है, मुंसलिक, मेरा दिमाग से नाम निकल गया, उस पे उन्होंने हमला किया और कब्जा कर लिया। तो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि रूस की पोजीशन ये रही है कि वो अपने बॉर्डर्स पे नहीं आने देगा नेटो को, और मिसाइल सिस्टम्स अपने बॉर्डर के करीब भी नहीं आने देगा, क्योंकि जो भी वहाँ चाहे सेंट्रल एशिया की रियासतें थीं, कोकेशस की थीं या ब्लैक सी की थीं, सबकी सब अगर आहिस्ता आहिस्ता मेंबर होती जाएंगी नेटो की, तो रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसने वो अपने फौजी ला के खड़े इसलिए किए हैं और हमला अभी तक नहीं किया कि वो चाह रहा है कि यूरोप खुद फैसला करे। यूरोप में डिवीजन है, जर्मनी और फ्रांस नहीं चाहते जंग, क्योंकि जर्मनी की तो खैर बहुत हद तक और यूरोप के सारे की डिपेंडेंस है और उनकी जो गैस आ रही है वहां से, तो ये इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, इसलिए प्रोटेक्ट करना कुछ नहीं, पाकिस्तान की पोजीशन क्या होनी चाहिए कि ये तासुर ना जाए कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा है? नहीं, ये नहीं, पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली पाकिस्तान की ये पोजीशन नहीं है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर है, और मैं तो हमेशा जिसको मिलता था कहता था चीन हमारा दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, हमारा नेबर भी है, लेकिन हम तीन ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम फंक्शन करते हैं। एक तो वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, इस्लामिक वर्ल्ड के हम इंटेग्रल मेंबर्स हैं, फिर हम इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के मेंबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं, हमारे लोग छुट्टी को वहाँ जाते हैं, हमारे ट्रेड कनेक्शंस यूरोप के साथ हैं, सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोप है और अमेरिका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हमने कभी ये चॉइस नहीं की और ना हमें ये चॉइस करनी चाहिए। पोजीशन आ रही है इंडिविजुअल इश्यूज पे ये है कि पाकिस्तान, जब आपने चाइना और अमेरिका का जिक्र किया तो बड़ी वाज़ेह क्लियर किया है,
बिल्कुल वाज़ेह बात की है कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं सही। हैं और हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई इस सिग्नल को मिसरीड करे और जबरदस्ती कहना शुरू कर दे कि नहीं जी नहीं, आपको हम समझते हैं आप चीन के एलाई हो गए, हमारे खिलाफ हो गए, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने तो खुद इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है टू कॉर्नर चाइना। चाइना को रोकने के लिए अमेरिका ने बनाया है चीन को। और पाकिस्तान की हिंदुस्तान से कई जंगें हुई हैं कश्मीर के इशू पे, तो ये तो नहीं है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं। या आपने जो कहा ना कि बिल्कुल उनका हिस्सा बन गया, इसका मतलब यह है कि हमारे कोई अपने इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, हमारे इंटरेस्ट हैं। तो ऐसे वक्त में कसूरी साहब, फिर ऐसे हालात में प्राइम मिनिस्टर भी दौरा कर रहे हैं रशिया का, तो कितनी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है इस दौरे की? नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया को एक सिग्नल तो जाएगा ना कि इंडिया जो दावे करता था कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट कर दिया है, भाई खाक आइसोलेट किया है। ये वेस्ट का जो अपना मीडिया है, जो कि अमेरिका के जो कि इंडिया को बिल्ड करना चाहता है चीन के खिलाफ, वो भी जो उसके जुल्म है कश्मीर में, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, यूरोप के अखबार हो, बरतानिया के अखबार हो, वो उसको ना सिर्फ मेंशन करते हैं, हाईलाइट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स हैं। तो इंडिया बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इंडिया के बिल्कुल आपने सही कहा, चाइना के साथ $1 बिलियन से $100 बिलियन ज्यादा ट्रेड है। रूस को उन्होंने बावजूद अमेरिका के कहने के S-400 मिसाइल्स खरीदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने अमेरिका का दबाव कबूल नहीं किया, जैसे तुर्की ने कबूल नहीं किया। तो कुछ जब बेसिक इंटरेस्ट नेशनल आ जाते हैं तो उसके ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी में कहा जाता है देयर इज, उसमें ये नहीं है कि आप चूज कर लें कि आपको इस हिस्से का है तो स्याह सफेद आप उसी में लग जाएं। ऐसा तो यूरोप भी नहीं करता, नेटो का मेंबर होते हुए अमेरिका को फॉलो नहीं करता। अमेरिका यूरोप के अपने मफादात हैं, और ये अब से नहीं, जनरल डिगोल के वक्त से हैं, जब उन्होंने फोर्स दी फ्राप, उनका एक इंडिपेंडेंट फोर्स रखेंगे नेटो के अलावा, तो अमेरिका को पसंद नहीं आई थी। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मुल्क नहीं छोड़ते।